इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर 1 से लगभग 60 से 70 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पार्ट में हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और बाकी सारे प्रश्नों को आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 95% संभावना है आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि हमने 60 से 70 प्रश्न में इस वीडियो के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए अब क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1789। याद रखें, यूरोप का पहला देश फ्रांस था जहां संवैधानिक तंत्र लाया गया। प्रश्न संख्या 2 है, ला पैट्री और ला सिटोयेन क्या है? फ्रेंच में ला पैट्री का अर्थ होता है मातृ या पितृभूमि और ला सिटोयेन का अर्थ होता है नागरिक। ये शब्द फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव एवं नागरिकता पर जोर देता है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। बात करें फ्रांस की राष्ट्रीय गीत की तो ये है ला मार्सिलेज। प्रश्न संख्या 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? इसका उत्तर होगा लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1804। प्रश्न संख्या 5 है, सिविल संहिता 1804 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता की मुख्य बातें दो याद रखें। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को इसने समाप्त किया, भूदास से मुक्ति दिलाई। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्रकार। फ्रेडरिक सोरियू जो था फ्रांसीसी चित्रकार था। इसने 1848 में 4 चित्रों का सपनों का एक संसार रचा, जो जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से बना था। नेक्स्ट प्रश्न है 7, फ्रेडरिक सोरियू का चित्र किस वर्ष बनाया गया था? अर्थात फ्रेडरिक सोरियू ने किस वर्ष चित्र बनाया था? इसका उत्तर होगा 1848 में। प्रश्न संख्या 8 है, जलबराइन किससे संबंधित था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यापार संघ से। यह व्यापार में आसानी के लिए बनाया गया था। जैसे यूरोप में 30 मुद्राएं उस समय चलती थी, उसकी मुद्राएं 2 कर दिया गया ताकि व्यापार में सुविधा हो। प्रश्न संख्या 9 है, जर्मनी में जलबराइन संघ की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1834 में। और जलबराइन संघ की स्थापना प्रशा के पहल पे किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने, यहाँ फ्रांसीसी 2 बार आ चुका है, राष्ट्र की समझ, राष्ट्र की एकता एवं जनमत संग्रह द्वारा व्याख्या किया? अर्थात किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने राष्ट्र की समझ, राष्ट्र की एकता एवं जनमत संग्रह द्वारा व्याख्या किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट रेनन। प्रश्न संख्या 11 है, 1804 के नेपोलियन संहिता में कौन सी बातें नहीं कही गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई महिलाओं को वोट देने का अधिकार। इसकी बात नेपोलियन संहिता में नहीं की गई थी। बाकी सभी जन्म के आधार पर विशेषाधिकार की समाप्ति, भूदास से मुक्ति, निजी संपत्ति से सुरक्षा, कानून के समक्ष समानता, इन सभी की बात की गई थी। इसे याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 12 है, 18वीं सदी में यूरोप का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ग, कुलीन, मध्य वर्ग और किसान। प्रश्न संख्या 13 है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है, उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित भेज दिया जाता है, जहां उसकी मृत्यु 1821 में हो जाती है। इन सारी बातों को याद रखें। प्रश्न संख्या 14 है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, रूस, प्रशा, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 15 है, वियना की संधि की अध्यक्षता किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर था। प्रश्न संख्या 16 है, नेपोलियन ने कितने राज्यों का संघ बनाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 39।
प्रश्न संख्या 17 है, 1815 में फ्रांस में स्थापित सत्ता थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के हार के बाद फ्रांस में जो नई सत्ता आई, ये रूढ़िवादिता से प्रेरित थे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर पुनः बुर्बो राजवंश को स्थापित किया जाता है और इस समय उदारवादी एवं राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए थे, क्योंकि उदारवादी जो थे राजतंत्र के विरोधी थे। प्रश्न संख्या 18 है, 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ मेजनी। मेजनी ने दो संगठन बनाया, इटली में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। याद रखें, मेजनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और मेजनी का आलोचक जो था मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। प्रश्न संख्या 19 है, किसका विचार था ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। मेजनी और मैथ्सनी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। लोग इस नाम का उच्चारण अलग अलग तरह से करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1830 में। उदारवादी क्रांतिकारियों ने 1830 में फ्रांस की सत्ता से बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष जो बनते हैं लुई फिलिप होते हैं। इसे भी याद रखें। प्रश्न संख्या 21 है, मेजनी का आलोचक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेजनी जो था इटली का था। इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 है, किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यह मेजनी का आलोचक था और मेटरनिक ने ही 1815 की वियना संधि की अध्यक्षता किया था। प्रश्न संख्या 23 है, 1830 के फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होने के बाद वहां का राजा कौन बना? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिप। लुई फिलिप 1830 में फ्रांस के गद्दी पर बैठता है और इसे 1848 में हटा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, 15वीं शताब्दी में इनमें से कौन सा देश ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यूनान, तुर्की, रोमानिया, इसके अलावा सर्बिया और आर्मेनिया भी ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 25 है, कुस्तुनतुनिया किस शहर का पूर्व नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल। प्रश्न संख्या 26 है, यूनान ने ओटोमन साम्राज्य से आज़ादी के लिए संघर्ष कब शुरू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1821 में। प्रश्न संख्या 27 है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1832 में। इसी संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिला। प्रश्न संख्या 28 है, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1824 में और इनकी मृत्यु बुखार से हुआ था। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन जो थे यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम 1821 में शुरू हो गया था, जो कि 1832 तक चला, कुस्तुनतुनिया की संधि तक। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखें। प्रश्न संख्या 29 है, योहान गॉटफ्रीड कहाँ के दार्शनिक थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन दार्शनिक। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का मानना था सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में है। प्रश्न संख्या 30 है, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को किन देशों ने विभाजित कर दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 31 है, कैरोल कुर्पिस्की ने किस देश के राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। पोलैंड के कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा और संगीत से राष्ट्र प्रेम की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पोलैंड के लोगों ने माजूर्का और पोलोनेस जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बदल दिया। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ओपेरा संगीत का संबंध किस देश के राष्ट्रीय संघर्ष से है? साथ ही माजूर्का और पोलोनेस जैसे लोक नृत्यों के भी बारे में पूछा जा सकता है, किस देश से इसका संबंध है? आप इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, पोलैंड में रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह को कब कुचला गया? यह विद्रोह जो हुआ था 1831 में हुआ था और 1831 में ही इसे कुचल दिया गया था।
इस समय बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया क्योंकि इन्होंने रूसी भाषा को प्रचार करने से मना कर दिया था। पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बनाया था। प्रश्न संख्या 33 है, फ्रांस में लुई फिलिप के विरुद्ध लोग सड़क पर कब उतर आए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1848 में। इसके बाद लुई फिलिप को गद्दी से हटा दिया जाता है और फ्रांस गणतंत्र की घोषणा कर देता है। प्रश्न संख्या 34 है, 1848 के बाद फ्रांस के राष्ट्रीय सभा ने क्या घोषित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गणतंत्र। दूसरा है 21 से अधिक उम्र वालों के लिए वयस्क मताधिकार और साथ ही काम की गारंटी का अधिकार घोषित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 34 है, लुइजे ऑटो पीटर्स कहाँ की नारीवादी कार्यकर्ता थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। लुइजे ऑटो पीटर्स जो थी जर्मनी की राजनैतिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने नारीवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की। प्रश्न संख्या 35 है, जर्मनी के राजनीतिक संगठनों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में कब संविधान का प्रारूप तैयार किया? इसका उत्तर है 18 मई 1848, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, फ्रैंकफर्ट शहर और सेंट पॉल चर्च को भी याद रखना होगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और किस शहर में हुआ, तो इसे भी याद रखें। एक ही प्रश्न से यहाँ पर 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओटो वॉन बिस्मार्क। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध किया जिसमें प्रशा की जीत हुई एवं एकीकरण प्रशा का पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? प्रश्न संख्या 37 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। और यह एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा के राजा जो था सबसे शक्तिशाली था। प्रश्न संख्या 38 है, जनवरी 1871 में वर्साई के समारोह में जर्मनी के सम्राट किसे घोषित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम प्रथम। 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम जो है जर्मनी का सम्राट घोषित होता है और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। यहाँ पर अब तक हम लोगों ने 38 प्रश्नों को हल किया है। यहाँ पर 25 प्रश्न और बच गए हैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर 1 को लगभग 60 से 70 प्रश्नों में हमने समाहित किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।